जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैक्रो और क्या हो रहा है हमारा रिवीजन। टॉपिक नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब सर्कल में फ्लो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड अगेन रीच टू दिस प्लेस, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, है ना। यहाँ से शुरू हुआ और फिर वापस यहीं पे आ गए। और किसकी बात हम कर रहे हैं? इनकम की बात कर रहे हैं, यानी एक के हाथ से पैसे निकले और वापस वही पैसा उसके हाथ में आ गया। ये हो गया ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस, तो इसमें डिफरेंट फेजेज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 फेजेज होते हैं। फाइन, तीनों फेज आकर के बस एक ही जगह पे, मतलब तीनों फेज, एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, फिर से पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। समझ गए? तो सबसे पहला फेज जो होगा तुम्हारा वो होगा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज, ठीक। जनरेशन फेज क्या है बॉस? इस फेज में जो फर्म्स होती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। जनरेशन का मतलब ये होता है ना, जनरेशन का मतलब फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। जनरेशन फेज में क्या करेंगी? फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आप कह सकते हो फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज क्या है? व्हाट आर दोज फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से के थ्रू फर्म्स क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये हो गया पहला फेज, दैट इज जनरेशन फेज। दूसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दूसरा फेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का फेज हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ, इस फेज में क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ जो भी कमाया है ना फर्म ने, ठीक है ना, जो भी कमाया है उसको क्या करना है? बांटना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम क्या करेंगे? बांटेंगे। जो भी फैक्टर इनकम आपके हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या क्या हो सकते हैं? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सारी फैक्टर इनकम हो सकती है। देखो, ये फैक्टर सर्विसेज है। लैंड के लिए क्या ले लिया? रेंट ले लिया। प्रॉफिट किसके लिए ले लिया? एंटरप्रेन्योर के लिए। इंटरेस्ट किसके लिए लिया? कैपिटल के लिए लिया। वेजेस के लिए क्या? वेजेस किसके लिए ले लिया? लेबर के लिए ले लिया। तो हमने जितने भी फैक्टर इनपुट्स डाले हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने फैक्टर इनकम भी डाल दिए हैं कि किस टाइप के फैक्टर इनकम होते हैं। रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस किसको जाएगा? किस फेज में किससे किसको जाएगा? फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। किसको जाएगा? फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। किसको जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में? जो फैक्टर इनकम है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? फर्म से हाउस होल्ड में जाएगा। करेक्ट है? किस फॉर्म में? रेंट किसके लिए? लैंड के लिए। प्रॉफिट किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए। इंटरेस्ट किसके लिए? कैपिटल के लिए। और वेजेस किसके लिए? लेबर के लिए, है ना। जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो हमने आपको दिखा दिया। तो ये 2 फेजेस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा आपका हो जाएगा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज। अब डिस्पोजिशन फेज में आप क्या करते हो?
जो भी कमाई होती है ना उसको खर्च करते हो, है ना? क्या करते हो भाई? जो कमाई हुई है उसको खर्च करोगे, वही तो होगा तुम्हारा डिस्पोजिशन। राइट, क्या कहेंगे? इनकम रिसीव्ड। यहां पर क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने जो भी इनकम रिसीव करी है उसको क्या करेंगे? इज स्पेंट ऑन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। क्या हो रहा है ये? डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है? इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। तो फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो वापस कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? वापस फर्म के पास जा रहा है। तो इसको आप ऐसे देखो, अगर इसको गोले में बनाओ, ये मैंने गोला बना दिया है ना, है ना? ये एक गोला मैंने बना दिया है, तो इस गोले को अगर मैं या इसको ऐसे मिटा देता हूँ, एक नया गोला बनाता हूँ। गोला समझते हो ना, कोई सर्कल। तो सबसे पहले हमने निकाला प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज, गुड्स प्रोड्यूस कर लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, है ना? दूसरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज, ये कुछ ऐसे चल रहा है। प्रोडक्शन हुआ जिसको हम जनरेशन फेज बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? ये तीनों फेजेस 1 मार्कर में आएंगे आपके। ये तीनों फेजेस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ 1 मार्कर में ही आएंगे, और वो भी MCQ में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिलअप्स होंगे। मार्क माय वर्ड्स। ऑलराइट, तो ये बात समझ में आगे बढ़े। आगे चलते हैं। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, समझ में आ रही है बात? स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक? आपको डिफरेंट एग्जांपल्स केस देकर के आपसे पूछेगा, तो इनमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, सिर्फ इतना ही पूछेगा। ये भी 1 मार्कर में आएंगे। स्टॉक और फ्लो दोनों ही कॉन्सेप्ट 1 मार्कर में आएंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है? दैट ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है? ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है। और फ्लो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लो तुम कहते हो ना ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2022, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023, ऐसे बोलते हो ना। स्टॉक जब भी होता है तो ऑन होता है। बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में लोग अक्सर यूज़ करते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। ये जो टैंक है ना तुम्हारे घर के ऊपर, अभी रात के 12 बजे जब तुम सब लोग सोने गए तो पानी कितना था? क्या बोलोगे? रात के 12 बजे जब सोने गए, मम्मी टैंक में पानी आधा भरा हुआ है। मम्मी ने बोला ऊपर जाकर छत पे देख पानी कितना है टंकी में। तो नंदिनी तुम गई ऊपर, तुमने देखा कि टंकी में जो है ना पानी आधा भरा हुआ है। पानी नहीं है बेटा। हाँ नहीं, लेके आ जाएंगे आप? हाँ तो फिर टेस्ट दो, ठीक है। तो क्या हो गया ये? व्हाट इट इज? आपको भेजा मम्मी ने छत पे जाओ, छत पे जाकर के टंकी में देख के पानी कितना। आप गए छत पे, देखा मम्मी आधी भरी हुई है। अच्छा ठीक है, आधी भरी हुई है, आधी है, फाइन। अब सब सोने चले गए, पानी का कोई यूज़ नहीं हुआ। सुबह सुबह उठे, फिर मम्मी ने बोला जाके ऊपर देख कितना पानी है।
तुम गई, तुमने कहा मम्मी उतना ही जितना रात में था, और इट वॉज स्टॉक। जब तुमने रात में देखा तो भी उस टाइम पे देखा, पर्टिकुलर टाइम पे देखा, वो स्टॉक था। और सुबह जब रात में जब देखा तो ये क्लोजिंग स्टॉक था, सुबह जब देखा तो क्या था, ये ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, अब यहाँ के बाद तुमने अपने जो काम है वो स्टार्ट किए घर के, तो धीरे धीरे पानी क्या होता गया, कम होता गया। अभी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, टैप से पानी निकल रहा है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड फ्लो। और टैंक में पानी है तो स्टॉक। ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया आपको। आपने किताबें पढ़ी होंगी, कई किताबों में ये ऐसे करके लिखा हुआ। बट यू नो ना कि भाई अगर पेट्रोल टैंक में अभी फुल कराया, दैट इज स्टॉक। अब गाड़ी चली, दैट इज फ्लो, कंजम्पशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वट एवर इज इन यू नो आई मीन इन द मोशन इट इज फ्लो, एंड वट एवर इज स्टिल इट इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक। जैसे इनकम है, दैट इज अ फ्लो, वेल्थ स्टॉक है, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बट वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। संपत्ति स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इनकम जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये फ्लो की बात हम करते हैं, और इसके बाद ये स्टॉक फ्लो हो गया आपका। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो दो टाइप की सर्कुलर फ्लोज होती हैं बच्चों। कितने टाइप की होती है सर्कुलर फ्लो, दो टाइप की फ्लोज होती है। एक होता है रियल फ्लो और दूसरी होती है रियल फ्लो का क्या मतलब, देखो रियल फ्लो का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, हाउस होल्ड टू फर्म। रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम। अब रियल फ्लो में देखो दो ले लो, एक ले लो, क्योंकि तुम बात कर रहे हो टू सेक्टर इकोनॉमी की। क्या बात कर रहे हो, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हो। वैसे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है ना। वैसे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर फर्म, हाउस होल्ड, उसके बाद एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट, ये 4 सेक्टर होते हैं। लेकिन तुम्हारी जो स्टडी है 12वीं की वो सिर्फ 2 सेक्टर तक लिमिट है, फर्म और हाउस होल्ड। तो मैं इन 2 सेक्टर्स को लेता हूँ। तो रियल फ्लो फर्म से हाउस होल्ड में क्या जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, फर्म से हाउस होल्ड को जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड से फर्म को क्या मिलता है, हाउस होल्ड से फर्म को क्या मिलता है, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। यस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फ्लो हुआ दैट इज व्हाट कॉल्ड रियल फ्लो। इस फ्लो को क्या कहते हैं हम, रियल फ्लो। समझ में आ रही है बात, क्या समझ में आ रही है कि जो फर्म से हाउस होल्ड को गई वो क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इज रियल। एंड हाउस होल्ड से फर्म को क्या आ गया, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज अगेन रियल, है ना। इन द सेंस इट इज रियल। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रियल फ्लो। इस रियल फ्लो को तुम कई बार एक और नाम देते हो और कहते हो फिजिकल फ्लो, ठीक है ना। रियल फ्लो को तुम कई बार क्या बोलते हो, फिजिकल फ्लो भी बोलते हो। ऐसे ही मनी फ्लो को तुम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हो। क्या बोलते हो, नॉमिनल फ्लो। फिर से यहां पर हमने ले लिया हाउस होल्ड और फर्म, फर्म ले लिया और हाउस होल्ड ले लिया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, चलो समझ में आनी चाहिए। यहां पर मनी फ्लो हो रहा है, तो मनी फ्लो में क्या होगा भाई, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या क्या लिखवाया था अभी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये देगा। और हाउस होल्ड क्या देगी फर्म को, सर हाउस होल्ड क्या देगी फर्म को, रेंट नहीं, रेंट नहीं, जो आपने खर्चे किए, जो आपने, अरे हाउस होल्ड ने जो खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर, यही देगी ना। हेलो, हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। फाइन। ऑलराइट, अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक, यहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, या एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल फ्लो बोलेंगे या मनी फ्लो बोलेंगे। अब इन सब चीज को अगर इकट्ठा कर दो तो सर्कुलर फ्लो बन रहा है। सर्कुलर फ्लो का डायग्राम तो बचपन में सीखा हुआ है आप लोगों ने, कुछ भी नहीं है, ऐसे करके डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर हाउस होल्ड ले लीजिए, यहाँ पे फर्म ले लीजिए, ठीक है, ऐसे गोला बना दीजिए, फिर एक गोला ऐसे बना दीजिए, आउटर सर्कल इनर सर्कल बना दीजिए। समझ रहे हो क्या जा रहा है? फर्म से हाउस होल्ड में गुड्स एंड और यहाँ जा रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। समझिए, फिर फर्म से हाउस होल्ड को क्या जा रही है? इनर सर्कल ले लो। तुम देखते हो यहां पर, तुम अगर देखते हो ना, तो यहां पर क्या गया? गुड्स एंड सर्विसेज एक गया, और इससे क्या आया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हुआ। तो ऊपर वाला जो फ्लो हो गया फिजिकल फ्लो। ऊपर वाला फ्लो क्या हो गया? फिजिकल फ्लो हो गया। और नीचे वाला रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये फर्म से गया हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से फर्म पे क्या गया? जो भी आपके कंजम्पशन एक्सपेंसेस हैं, है ना, कंजम्पशन एक्सपेंसेस, क्या लिखोगे? कंजम्पशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये गया। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर फ्लो, बना दिया तुमने। गॉट इट? चलो, तो ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वो हमारा क्या है, थोड़े से हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग अभी जान लेंगे और पढ़ लेंगे, है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जान लेंगे और पढ़ लेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब? डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो आपके देश के पॉलिटिकल जो फ्रंटियर है, इसके अंदर जो होता है, एक्टिविटीज़ होती है, या जो एरिया है, उसको आप क्या कहते हो? डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हो, है ना, जो आपके देश का एरिया है, ठीक है। लेकिन पता है आपको, एक तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा देश, जो भी है कुछ इस तरीके से तुम्हारा देश है। ऐसा भारत का नक्शा लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और आता है ना। तो ये मैप है तुम्हारा, मान लो यार। हंस रही है लड़की है। मैप मैंने इधर थोड़ा ख़राब कर दिया, अदरवाइज बचपन में बनाते थे यार। और यहाँ देखो, यहाँ छोटा सा इसका शेप थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसे करके श्रीलंका है, आइलैंड यहाँ पे द्वीप है। ये जो फ्रंटियर है ना बेटा, ये तुम्हारी क्या है? फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया, ये हमारे देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर होगा। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ही बोलते हैं।
इसके अलावा भी कुछ है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। कौन सी बात आती है? जैसे मान लो हमारा एक पानी वाला जहाज है, ये पानी वाला जहाज है, ठीक है। ये पानी वाला जहाज यहाँ पर ना एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा देश हो गया इंडिया, हंसना तुम लोग। ये जहाज जो है ना यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ गए। ये सेम जहाज है, देखो सेम जहाज है, ये यहाँ पहुँच गई, इस किनारे पे लगी हुई। अब ये जो जहाज है इसमें जो कप्तान है भारतीय जहाज है, इंडियन शिप है, और एक हवाई जहाज भी यहाँ पे लैंड किया हुआ है। वो छोटा सा हवाई जहाज होगा, हो गया, ये हवाई जहाज हो गया। ये हवाई जहाज यहाँ लैंड किया हुआ, ये एयर इंडिया का प्लेन है भाई, यहाँ पे लैंड किया हुआ। देखो ये एयर इंडिया का प्लेन है और ये हमारी जो है ना शिप है, वो शिप यहाँ पे है। अब ये शिप है कहाँ पे असल में? पोर्ट ऑफ सिडनी के पोर्ट पे है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नाम का जगह है, उसके पोर्ट पे है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कोई बताएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। तो जो कोई बात नहीं, सिडनी पोर्ट है, सिडनी पोर्ट पे लगा हुआ है। और सिडनी के जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। और ये जो एडिलेड है, एडिलेड के पोर्ट पे ना, एडिलेड के हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे ये लैंड है हमारा हवाई जहाज। अभी जो हवाई जहाज है ना, इसकी जो बॉडी है, ये जो हवाई जहाज है इटसेल्फ, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसमें बैठे लोग कहाँ पे हैं? ये एयरपोर्ट एडिलेड का है, उस एयरपोर्ट पे हमारा हवाई जहाज लैंड किया हुआ है। अब ये जो हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं असल में? वो कहाँ बैठे हुए हैं? भारत में। वो भारत में है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। समझ गए? याद रखना इसको। कहाँ पे बैठे हुए हैं? भारत में, इंडिया में बैठे हुए हैं। चाहे वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे, एडिलेड के एयरपोर्ट पे हो, सिडनी पोर्ट पे हमारी जो है ना शिप हार्बर्ड है, यहाँ पे खड़ी है। इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, वो सामान अभी कहाँ पे है? इंडिया में है। हवाई जहाज सिडनी एयरपोर्ट, मतलब हमारा ये जो है, ये सिडनी पोर्ट पे है हमारा जो भी शिप है वो। बट वो जो शिप है अपने आप में, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब भारत में हैं, सिडनी पोर्ट पे नहीं है। गॉट इट? एम्बेसीज। अब भारत में यहाँ पर यूएस की एम्बेसी, ये है दिल्ली, ये है अपनी सड्डी दिल्ली। लगभग सेंट्रल लोकेशन, मैंने लोकेट में सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते आप। अब दिल्ली है, यूपी नहीं है ये यूपी। अरे यार यूपी इससे ऊपर जाएगा। दिल्ली थोड़ा इधर की तरफ है, दिल्ली इधर की तरफ है, पंजाब एंड हरियाणा से थोड़ा सट के। अरे तो वहाँ पे गुजरात खा गए तो उधर के लाके। अच्छा हाँ, गुजरात में बनाया ना सर ने। तभी मैं ऐसे करके बनाता है ना, तो गुजरात हो जाता। चलो अभी फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत ले लिया मैंने गुजरात को। चलो भाई कोई बात नहीं है, राजस्थान आ गया ना यार, छोड़ो कितना। हाँ ये दिल्ली है मान लो, तो ये दिल्ली जो है ना, इस दिल्ली में ये दिल्ली छोटी दिल्ली हो गई यार, बड़ी दिल्ली लेते हैं। तो ये ले लो दिल्ली, मजे लो, दिल्ली आ गया। अच्छा इस दिल्ली में ये वाली जगह देख रहे हो, ये वाली जगह, ये वाली जगह,
मित्रों ये यूएस एम्बेसी है चाणक्य प्लेस में, ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, समझिए, ये रशियन एम्बेसी है। ये जो एम्बेसीज है ना कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? भारत में। लेकिन ये एम्बेसी का जो प्रेमाइस है वो रसिया है। वो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में, वो अपने आप में क्या है? अमेरिका है। वैसे ही तुम्हारी एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है तो वो जो जितने दूर वो पेरिफेरी है, जितने दूर का वो प्रेमाइस है ना, वो प्रेमाइस पूरा क्या है? इंडिया है वहाँ पे। तो चाहे कॉन्सुलेट्स हों, चाहे एम्बेसीज हों, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हों, चाहे तुम थोड़ा चेयर इधर घिसका लो, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है तो चेयर के साथ ही घिसक जा। हाँ घिसका थोड़ा इसको, हाँ थोड़ा इसको, हाँ बस बस थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये सारे चाहे वो ब्रिटिश कह रहा हूँ, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपके क्या हो? एम्बेसीज हो, चाहे कॉन्सुलेट्स हो, किसी भी देश में किसी का भी हो सकता है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, मान लो मिलिट्री की कैंप लगी हुई है, ऐसे तार से मिलिट्री वालों ने घेर दिया, वहाँ पर मिलिट्री वालों ने कैंप लगा दिया मोरक्को में। अपनी सेना कहाँ गई है? मोरक्को। मोरक्को में क्या किया? एक जगह को घेरा और उसमें अपना टेंट लगाया, इंडियन आर्मी लिख दिया। वो पूरी इलाका, वो पूरा वो जो इलाका है ना, जितने दूर से वो टेंट, वो जो तारों से घिरा हुआ है, भैया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया है वो। मोरक्को में इंडिया है, समझिए। तो दैट इज दिस वे वी कैन से दैट यू नो आवर डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है ना। सो इट इज इन द केस ऑफ एनी नेशन। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर कंसिडरिंग दिस, वी आर कंसिडरिंग इंडिया in Australia, you know, we are considering India in Australia if you are riding this ship, if you are in this particular plane on the Adelaide airport, if you are sitting inside the plane, we are saying that we are still in India. We are still in India. When you deboard this, when you deboard this, है ना, put your land, you know, land your feet on the ground, you are in Australia. ठीक है ना। until you have grounded your feet on the land you are still in India. fine, understood। तो हवा में भी उड़ रही हो ना, और आसमान में तुम किसके हो? न्यूयॉर्क के आसमान में हो, तुम भारत में हो। स्टोरी समझ में आ गई ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो वो जो एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और तुम्हारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर भी तुम्हारा जगह विदेशी हो सकता है। कैसे? ऐसे अगर तुम कहीं जाते हो, तुम्हारा एम्बेसी कहीं पे है, जैसे मैंने अभी कहा कि यूएस एम्बेसी इंडिया में है, तो वो अमेरिका है, तो तुम्हारे भारत में ही है ना वो, लेकिन तुम्हारे लिए वो विदेशी है ना। वैसे ही तुम इधर जाते हो तो होता है, ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे पास और चीज़ें समझनी है। जैसे मान लो कहते हो नॉर्मल रेजिडेंट, भारत में जो नॉर्मली रहता हो, दे आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है ना, जो ऑर्डिनरली उस देश के अंदर रहता हो, ठीक है ना, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी देश में है। काम धंधा भी वहीं करता हो मैडम, पैसे भी उधर से ही कमाता हो। आप क्या हो? आप एक जापानीज, जो दिखती नहीं हो वैसे, मान लो जापानीज हो, ठीक है। यस, दैट्स लग रहा है मेरे को। तबीयत खराब है इसकी, ज़्यादा वाली है नहीं तो पिटपिटा के आई हो। सो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो नॉर्मल रेजिडेंट हो। नॉर्मल रेजिडेंट माने कहाँ के हो? तुम अगर मान लो
इंडिया में काम कर रहे हो, जापानीज हो भारत में काम कर रहे हो, कमा यहीं रहे हो, यहीं रह रहे हो, यहीं पे तुम कमाई कर रहे हो, तो तुम माने तुम्हारा क्या हो गया, तुम नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की हो फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। हो तुम जापानीज सिटीजन जापान की हो, सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंट अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप या तो बाय बर्थ होता है या नहीं तो लीगल प्रोसेस से होता है, लेकिन रेजिडेंट है कि कहाँ पर कितने दिनों तक आप रहते हो, निवास करते हो, ठीक है ना। अब जैसे आप इंडिया में आए हो और यहाँ पर रह करके थोड़ा दिन आप रहते हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने, और आप काम भी यहीं करते हो, कमाते भी यहीं से हो, तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में इसका डेफिनेशन है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति 182 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो पिछले साल, अगर पिछले साल कोई भी व्यक्ति 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उस साल के लिए इंडिया का रेजिडेंट है, और उसी हिसाब से उसकी टैक्स कैलकुलेशन हम करेंगे। फाइन। तो अगर मान लो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में हो और जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी अर्निंग हो, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, किसी भी इंसान की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी यही होती है, या कमाओ, खर्च करो और इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, यही होता है ना, एक्यूमुलेशन, अर्निंग और स्पेंडिंग। ये तीनों ही एक्टिविटी यहीं पे करते हो, रहते भी यहीं पे हो, तो तुमको हम बोलेंगे रेजिडेंट। लेकिन कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें इसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस को मान लो, फॉरेन टूरिस्ट है, घूमने के लिए आया है, विजिटर्स है जो कंट्री में आया है रिक्रिएशन फैसिलिटी के, रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडे के लिए, और मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, थोड़े दिनों के लिए प्रोजेक्ट वर्क पे आया। कई बार क्या होता है कॉन्फ्रेंसेज, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आया, भारत में आया, है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम आई ना क्रिकेट खेलने के लिए भारत, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का पूरा सीरीज चला, 5 वनडे चला, 5 टेस्ट मैच चले, तो 5-5 25 दिन तो वैसी में हो गए। तो 1 महीने 1.5 महीने तकरीबन टेस्ट मैच चला, फिर बीच में रेस्ट भी हुए, फिर किसी छोटी टीम से खेल भी लिया, ये सब करके 2 महीने रहे। अब इस 2 महीने में उसने क्या किया, यहीं पे सब कुछ किया, है ना। लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे इंडियन रेजिडेंट, समझिए क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उन जो पैरामीटर्स हैं, जो अदर पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। तो सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट हों, विजिटर्स हों, मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, पर्सनालिटीज़ हों, तो इन लोगों को पढ़ने के लिए कोई आया हुआ हो, थोड़े दिनों का प्रोजेक्ट हो, तो इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं लेते, क्योंकि इनके कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होते। हो सकता है उन दिनों यहाँ पर वो खर्च कर रहा हो, है ना, शॉपिंग करने गया हो तो खर्च कर रहा हो, लेकिन यहाँ इनकम तो नहीं कर रहा है ना, यहाँ के सिस्टम से तो इनकम नहीं मिल रहा है ना उसको। यू नो व्हाट, अगर क्रिकेट प्लेयर्स आ रहे हैं तो यहाँ के सिस्टम से उसको इनकम थोड़ी नहीं मिल रहा है, उसको तो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से उसको इनकम मिल रहा है, यानी पर मैच जो फीस मिल रही है वो वहाँ के सिस्टम से उसको इनकम मिल रहा है, यहाँ के सिस्टम से नहीं मिल रहा है। तो तुम यहाँ के सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम से अगर इनकम निकाल रहे हो तो हम उसको लेते हैं, ठीक है। फॉरेन स्टाफ है किसी एम्बेसी का, फॉरेन स्टाफ है, ऑफिशियल्स है, डिप्लोमेट है, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, है ना, जो आपके देश में हैं, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे। यूएनओ हो, यूएनओ, WHO, इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री का हम नहीं मानते, भले ही उसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो। ये सब 1 मार्कर में पूछे जाएंगे, मैचेस में पूछे जाएंगे, फिलअप्स में पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। WHO है, अब ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा मिस्टर रमेश, या WHO का जो ऑफिस है इज देयर इन दिल्ली, ठीक है ना, तो क्या उसको आप रेजिडेंट मानेंगे? WHO के ऑफिस को नहीं मानेंगे। एम्प्लॉयज जो वहाँ काम कर रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी नहीं माने जाएंगे, वो उसी देश के माने जाएंगे जिस देश के वो हैं, ठीक है ना। जैसे WHO में, चाइना में WHO के ऑफिस में इंडियन डॉक्टर नंदिनी काम करती हैं, है ना, डॉक्टर प्रियांशु काम करता है ना,
तो मान लो अच्छा वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वो हो सकता है रिसर्च एनालिस्ट तो हो सकता है ना। तो डॉक्टर प्रियांशु काम कर रहा है वहाँ पे चाइना में, कहाँ पे, WHO में, ठीक है। तो वो चाइना का नहीं है बंदा, रेजिडेंट चाइना का नहीं होगा, रेजिडेंट भारत का ही होगा। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग जो जहाँ के हैं वहीं के रेजिडेंट होंगे। अगर भारत का आदमी WHO में काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है ना, समझ गए, इंडिया में WHO में काम कर रहा है, ठीक है ना। मान लो डॉक्टर राठौर है, वो इंडिया में काम कर रहा है। तब से ये सोच रहा था मेरे को ऐसा, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लिया। अच्छा उसके बाद अच्छा सीजनल वर्कर्स हो, क्रू मेंबर्स हो, फॉरेन वेसल्स का, कमर्शियल ट्रैवलर्स हो, ये सब अगर 1 साल से कम हमारे यहाँ स्टे करता है तो उसको हम रेजिडेंट नहीं मानते। बॉर्डर वर्कर्स है, बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, रेगुलर एक्टिविटी होती है, बॉर्डर को क्रॉस करता है। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ क्या है कि नेपाल के साथ लगती है हमारी सीमा है, तो कुछ लोगों के खेत जो है ना नेपाल में भी हैं, तो खेती करने नेपाल भी चले जाते हैं, है ना। या वर्कर है जो नेपाल, ये सीमा है, इस सीमा पर ये गांव है, इस गांव से सुबह बंदा उठता है, उस वाले गांव में जा कर के अपनी मजदूरी करता है, फिर वापस इस गांव में आ जाता है शाम को, समझ रहे हो। तो रेजिडेंट वो यहाँ का है, वहाँ का नहीं है। गिने भाई, आपने कभी ऐसे बॉर्डर्स देखे हैं जो पोरस बॉर्डर हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बिल्कुल आसान हो। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर ले लो, आपके देश से जुड़ी हुई थल यानी कि लैंड बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं पता है आपको? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना है, भूटान भी है, ये सब आपके देश के हैं। अफगानिस्तान बीच में पाकिस्तान आ जाता है। नहीं नहीं, अफगानिस्तान तो टच, वो टच नहीं है। जम्मू कश्मीर में कहाँ? दैट इज पाकिस्तान, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बिल्कुल बाद में। अफगानिस्तान से फिर इराक चले जाओगे, ईरान चले जाओगे, ठीक है। वो सारा लैंड रूट है, इधर से जा सकते हो, फाइन। रसिया तक आराम से जा सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, पैदल चले जाइए, समझिए बेटा। तो सिटीजन और रेजिडेंट का भी मतलब मैंने बता दिया। सिटीजन का मतलब या तो नेचुरली हो सकता है यहाँ पर, या लीगली अक्वायर्ड सिटीजनशिप हो सकती है। रेजिडेंट का तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या होता है, ठीक। अब आप लोग क्या समझोगे? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कुछ करके कमाना। बेटा कुछ करते हो, बदले में फिर तुमको कुछ मिलता है। जब तुम कुछ करते हो और बदले में तुमको कुछ मिलता है तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम फ्री फंड का जो तुमको मिल गया, तुमने कुछ किया नहीं, धरा नहीं, तुमको पैसे मिल गए, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप मिल गया, फ्री फंड के पैसे मिल गए, तुम कुछ जीत गए, तुमको कोई इनाम मिल गया, है ना। तुम्हारे बाबूजी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से तुम लोग पैसे भेज दिए, रेमिटेंस, गिफ्ट भेज दिया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, है ना। तो उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। इसके बदले में आपने कुछ दिया नहीं है। जब बदले में कुछ दोगे और फिर तुमको मिलेगा तो फैक्टर इनकम होगा, अदरवाइज ये ट्रांसफर इनकम होता है। और मैं तुमको ये बता दूं कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, समझ गए। सिर्फ फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद की कक्षा हम